अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। कल हमने देखा कि इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर में जिस तरह से जो तमाम तर जो मामला रहा, तमाम ही चैनल्स ने वो मनासिर दिखाए और आपकी स्क्रीनों में आपने भी मुलाहिज़ा किए। ये तमाम तर सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक रही। हमने देखा कि किस तरह से बकौल सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के कुछ सिविल कपड़ों के अंदर मलबूस जो अफराद थे वो उनके घर में घुसे हैं और उन्होंने उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश भी की, जिसके बाद उन्होंने ये समझा कि शायद ये डाकू हैं, चोर हैं। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन भी किया और पुलिस उन्हीं की कॉल्स करने के बाद ही आई है। ये स्टेटमेंट है मोहसिन बेग साहब की, उन्होंने दी और उसी बिना के ऊपर उन्होंने कहा कि चूँकि मैंने समझा कि ये किसी ताल्लुक़ इनका किसी इदारे से नहीं है, चोर हो सकते हैं, डाकू हो सकते हैं जो घर के अंदर घुस आए हैं, इसके लिए उन्होंने दिफा में अपने असलहा भी इस्तेमाल किया और उनके बेटे ने भी किया। लेकिन ये बात इसके किसी भी तरह से इसका दिफा नहीं किया जा सकता है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। तशवीशनाक बात है। अगर मोहसिन बेग साहब को किसी भी मरहले के अंदर ये बात मालूम हो चुकी थी कि जो अफराद उनके घर के आए हैं या जो बाहर निकलने के बाद के जो मनाज़िर है, जिस तरह से पुलिस आई है, पुलिस ने उन्हें कहा भी कि आप गिरफ्तारी दे दें, तो उसके बाद उन्हें असलहा छोड़ देना चाहिए था, हवाई फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी। एक एहलकार को जो तशद्दुद का एक मामला वो भी सामने आ रहा है, वो नहीं करना चाहिए था अगर उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन बहरहाल मनाजिर के अंदर तो ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने हवाई फायरिंग भी की है और वेपन भी उन्होंने हाथ में उठाया हुआ था। ये भी किसी भी तरह इस चीज़ को डिफेंड नहीं किया जा सकता। मगर दूसरी तरफ जो पहला मरहला है, जिस तरह से एक सहाफ़ी के घर में घुसना, किसी भी आम एक शहरी के घर के अंदर आप ऐसे नहीं घुस सकते, उसके हकूक़ भी होते हैं, आप उसके हकूक़ को पामाल नहीं कर सकते हैं। ये जो पहला अमल था जो एक इदारे की जानिब से दिखाया गया है, ये बड़ा इस काबिल मज़म्मत अमल है और बड़ी तशवीश की बात है कि आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं पाकिस्तान के इन इदारों से मुतल्लिक़, दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। आप किस तरह से एक शहरी के घर में घुसते हैं और वो भी आपने सिविल कपड़ों के अंदर आप जाते हैं और इस तरह की कार्रवाई करते हैं। ये तमाम तरह जो चीज़ें हैं, मैं नहीं कह रहा, अदालत कह रही है कि गैर कानूनी था। जिन लोगों ने छापा मारा है मोहसिन बेग के घर में, वो उनके पास इख्तियार ही नहीं था कि वो इस तरह छापा मार सकें। तो ये तमाम तरह सूरत हाल एक कानूनी और आइनी इदारे की जानिब से गैर कानूनी इक़दाम किया गया है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालत ने कहा है, सेशन कोर्ट ने कहा है कि आपने किस किस्म की मिसाल कायम करने की कोशिश की है, गैर कानूनी करार दिया है तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर। लेकिन बहरहाल हमने देखा कि चूँकि वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद शहीद की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि मेरे ख़िलाफ़ नाजेबा गुफ्तगू की गई है एक टॉक शो में और उसी के ज़िम्मन में मोहसिन बेग भी नामज़द थे, उन्हीं का नाम भी लिखा गया था और जिनकी मुराद शहीद की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी और उसी के ऊपर ये एक्शन बज़ाहिर नज़र भी आता है। लेकिन चूँकि जो दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक ये तो साबित नहीं होता कि ये तमाम जो शिकायत हैं या अमल जो है ये मुराद शहीद की जानिब से कहा गया हो, इनमें दस्तावेज़ात के मुताबिक ऐसा तो साबित नहीं होता। अलबत्ता ये कानूनी हक भी था मुराद शहीद का, वो कह सकते थे। हमने इसी प्लेटफॉर्म से आवाज़ भी उठाई और हमने ये बात कही थी कि जिस तरह से वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद शहीद के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी, एक टॉक शो में ज़ूमाना गुफ्तगू की गई थी, वो नहीं होनी चाहिए। आप उनकी वजारत के ऊपर बात करें, उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात करें, उनकी ज़ातियात के ऊपर बात आप नहीं करें। ये सहाफ़ी को हक़ नहीं है। अगर किसी कोई मेहमान अगर कर लेता है किसी भी टॉक शो में, तो मेज़बान के वहाँ पर काम बनते हैं कि उसको रोके टोके और असल मौजू की जानिब उसकी तवज्जो मबज़ूल करवाए। मगर उस शो के अंदर ऐसा नहीं हुआ। पैमरा की जानिब से भी इक़दाम अपना किया गया, अच्छा है बुरा है, लेकिन बहरहाल एक्शन किया गया जो कि इस मानों में मेरी ये राय है वो ठीक था। पैमरा की जानिब से जो इक़दाम किया गया, लेकिन बहरहाल आप किसी की ज़ातियात के ऊपर बात नहीं कर सकते। लेकिन असल बात यहाँ तक महदूद नहीं है, फिर बात दोनों तरफ से है। कितनी ऐसी दरख्वास्तें FIA के पास अभी भी मौजूद हैं उन ख़वातीन सहाफ़ियों की कि किस तरह से उनको सोशल मीडिया के ऊपर हिरासा किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ कंपेन एक बाकायदा तौर पर रन की जाती है और ये ख़ुद हुकूमती अरकान के ऊपर ऐसी दरख्वास्तें हैं। मगर FIA तब ऐसी गैर मामूली हरकत करता हुआ हमें नज़र नहीं आया। तो फिर ये तासुर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हुकूमत में क्यों बनता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके अपने वज़ीर जो कि आपके बहुत करीबी भी हों या आपके अपने अरकान हों, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बात कर ले तो इदारे एक गैर मामूली तहरुक दिखाते हैं। लेकिन ऐसी ही बात या ऐसी ही शिकायत किसी दूसरे फ़रीक के मुतल्लिक हो तो वहाँ पर आपके इदारे उस तरह की फुर्तियाँ दिखाते हुए नज़र नहीं आते। तो ये तासुर आप कहते हैं कि नया पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान है, तो ये एक पाकिस्तान तो नहीं, ये तो दो पाकिस्तान नज़र आते हैं कि आपके अपने लोगों के लिए इदारे बड़े मुतहरिक हो जाते हैं, जबकि दीगर जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ इदारे दरख्वास्तें उसी तरह पेंडिंग के ऊपर पड़ी रहती हैं। और एक सिलसिला है जिस तरह हमने देखा कि ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म वो अल्फाज भी हम यहाँ पर ऑन एयर नहीं
नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि जिस तरह के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए जाते हैं, और इसके साथ साथ दीगर मेल एंकर्स के ख़िलाफ़ भी जिस तरह से आपको उनकी बात नहीं पसंद आई है, इख्तलाफ कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, अपनी आरा और अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं, मगर जिस तरह से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल पड़ता है, ये बड़ी तशवीश की बात है। समझ नहीं आता कि हम किस माशरे के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पर इख्तिलाफ़ राय को बंद किया जा रहा है, तनकीद करने को पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। तो फिर ये सवालिया निशान है कि हम रियासत मदीना की तो बात कर रहे हैं, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा। ऐसा तो आमरीत में भी नहीं होता कि जिस तरह की यहाँ पर जो मिसालें कायम की जा रही हैं। हम इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे, और इसके साथ साथ यकीनी तौर पर पेट्रोलियम मसवाद के कीमतों में इजाफे के बाद जिस तरह से महंगाई की लहर जो पहले से ही जारी उसारी थी, उसके अंदर मज़ीद शिद्दत आ गई है, और आवाम ने खासा सख्त रद्दमल भी दिया है, और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया, और कहा है कि आपने जिस तरह से हमसे वादे वईद किए थे कि हम रिलीफ देने के लिए आपको आएंगे, इस्लाहात करेंगे दारों के अंदर, सेहत और तालीम के निज़ाम के अंदर आपको रिलीफ देंगे, मगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अशया खुरनोश की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। मगर वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए हमें दोबारा वोट मिला कि हमने उस सूबे के अंदर किसी न किसी तरह गुर्बत किसी हद तक जो है वो कम की है। मगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की ही आरा ली जाए तो वो ये कहते हैं कि खासी परेशानी है, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, बेरोज़गारी का उनसे बड़ी हद तक जो है वो नुमाया है, तनख्वाहें जो तनख्वाहदार जो तबका है उसके लिए खासी मुश्किलात है, क्योंकि 3 या 4 सालों में हमने देखा है कि जो तनख्वाहदार तबका है उनकी तनख्वाहों में इजाफा ना होना, जिसकी अपीलें ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी करते रहे हैं निजी शोबे से कि अपनी जो उनको सरमायादारों को चाहिए कि अपने मुलाज़मीन जो हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाएँ। ये तमाम वो अवामिल हैं, महंगाई का उनसर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है बड़ा नुमाया है, और इसी को लेकर इत्तेहादी भी हुकूमत के बड़े परेशान नज़र आते हैं। हमने कल ये देखा तरीन ग्रुप की जानिब से भी एक अहम मुशावरती बैठक होती है अपने अरकान की, और दूसरी जानिब काफ़िले की इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास भी होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि अहम जो सबसे मसला है वो महंगाई का है, और इसके साथ जो है वो तमाम जो चीज़ें हैं हमारे लिए चैलेंज बनता जा रहा है। महंगाई वाला जो मसला है, हम किस तरह से आवाम के अंदर जाएंगे, किस तरह से हमने इस चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं। बल्कि ख़ुद परवेज़ इलाही ने ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया है उसको वापस लिया जाए। और तरीन ग्रुप भी मुख्तलिफ मिली जुली हमें जो स्टेटमेंट है वो सामने आ रही हैं। कुछ ये कहते हैं कि हुकूमत के साथ खड़े हों, कुछ कहते हैं कि न्यूट्रल रहते हैं, खामोश रहते हैं, और कुछ ये कहते हैं कि अपोजिशन का हम साथ देते हैं जो नो कॉन्फिडेंस की वो बात कर रही है। आया वाकई हुकूमत के लिए घबराने का वक्त शुरू हो चुका है, चूँकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ुद भी ज़ाती तौर पर बड़े मुतहरिक हो गए हैं, और उन्होंने दौरा लाहौर भी उन्होंने किया, और उसके तमाम जो प्रोजेक्ट हैं उनका भी जायज़ा लिया, और उसके साथ साथ सियासी सतह के ऊपर भी उन्होंने इक़दामात को मज़ीद अपने अरकान को तहरुक करने की हिदायत भी की है। तो देखना यह है कि वाक़ई हुकूमत के लिए भी घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। ये अपोजिशन जो पहले से बड़े वादे दावे करती आ रही है, और हमेशा हर बार चाहे वो मिनी बजट की बात जो दावा हो, वो भी हमने देखा कि हम अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि टफ़ टाइम देंगे, रुकवा देंगे, मगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। सेनेट में जहाँ पर अपोजिशन की अक्सरियत है वहाँ भी स्टेट बैंक से मुतल्लिक जो बिल था जिसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन की जानिब से दिए जा रहे थे, वहाँ भी वो बिल उसको नहीं रुकवा सके अक्सरियत होने के बावजूद भी। लेकिन ये तमाम तर अवामिल हैं। अपोजिशन का भी एक रिकॉर्ड है, जो बातें अपोजिशन करती है उनमें किसी हद तक जो बयानी है उसको मनवा नहीं पाती है, जहाँ पर अक्सरियत होती है वहाँ भी इसको शिकस्त हो जाती है। तो देखना अब यह है कि नो कॉन्फिडेंस जिसकी बात अपोजिशन कर रही है उसमें कितनी हद तक संजीदा नज़र आती है अपोजिशन। इन तमाम अवामिल के ऊपर बात करेंगे, और इन तमाम अवामिल के ऊपर बात करने के लिए हमें सीनियर तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब ज्वाइन करेंगे। मगर नाज़रीन, इन तमाम अवामिल के ऊपर तफसीली हम बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में जिन मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है वो उन मौज़ूआत हमने आपके सामने रखे। मोहसिन बेग के मामले के ऊपर सीनियर सहाफ़ी जिस तरह से हमने कल वो तमाम जो मनाजिर हैं वो देखे हैं अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर, उसी के ऊपर बात करेंगे। ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या इसका कोई तरीक़ाकार था कानून के मुताबिक, उसी के मुताबिक अगर अमल कर लेते तो ये जो तमाम जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं ऐसा नहीं होता। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब ने। बेग साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब, आपकी बरादरी इब्राहिम बेग साहब आप हैं, और मोहसिन बेग साहब वो, उनके साथ कल जो तमाम जो सूरत हाल हुई है
आपको लगता है कि ऐसा नहीं लगा कि जैसे उन्होंने कोई न्यूक्लियर पावर अपने घर में रखा हो, सिविल कपड़ों में लोग आते हैं, छापा भी मारा, तमाम तरह सूरत हाल, कोई कानून में दर्ज तरीके थे? आपने FIR दर्ज की है, आप उनको बुला भी सकते थे, वो मदऊ भी हो जाते, अगर ना होते तो फिर आप गिरफ्तारी का भी कह सकते थे। तो ये बड़ी फुर्ती दिखाई गई है इदारे की जानिब से। नहीं, बड़ी ज़्यादती है सारा कुछ, आपने देखा। और शाम को आपने एक सेशन जज साहब की जजमेंट भी देखी है, पढ़ी होगी, आपने देखी होगी। ज़्यादती ये है कि इन्वेस्टिगेशंस, FIA जब इन्वेस्टिगेशन करता है वो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। अच्छा। उसके लिए नोटिस देते हैं, उसके बाद जवाब आता है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगर वो केस बनता होता है तो अपने डायरेक्टर से उसकी अप्रूवल लेके किसी स्टे पे जाके FIR दर्ज करते हैं। ओके। ये देखिए, सुबह को रिपोर्ट होती है या एक दिन पहले रिपोर्ट होती है। 9 बजे FIR दर्ज होती है लाहौर में, और 9:30 बजे उनके घर के अंदर FIA के अहलकार एंटर हो जाते हैं। 8:30 बजे से उनके बकाव 8:30 बजे से मेरे घर के इर्द गिर्द को उन्होंने घेरा हुआ था। FIA के अहलकार जो भी थे, FIA के थे नहीं थे, अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जिस अहलकार को मोहसिन बेग साहब ने पकड़ा है उसके पास तो कोई ID कार्ड भी नहीं था, कोई FIA का कॉन्ट्रैक्ट का है या नहीं है, या पुलिस का है या एजेंसी का है, आई डोंट नो। लेकिन यह है कि ये सारा कुछ मशकूक इसलिए हुआ कि मोहसिन बेग साहब को एक अरसे से, जब से उसने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं मौक़िफ़ इख्तियार किया, बयानात दिए, प्रोग्राम किए, बातें की, जो हम और आप और सब लोगों का फ़र्ज़ है, हम करते रहते हैं। कहीं पे कोई कमी कोताही देखी तो हम भी बात करते हैं। तो तब से उनको थ्रेट कॉल आ रही थी जी, काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज़ की तरफ से, FIA की तरफ से, जहाँ से भी आ रही थी। वो घबराए हुए थे, परेशान भी थे कि मेरे ख़िलाफ़ कुछ हो भी सकता है। ये भी कहा जा रहा था कि तुम मुल्क में अभी तक क्यों हो, मुल्क छोड़ क्यों नहीं दिया, तुम चले जाओगे तुम्हारी जान बच जाएगी, जहाँ तक ये बातें हो रही थी। तो मोहसिन बेग साहब, उनकी फैमिली ऑलरेडी बहुत परेशान थी। उसके बाद सुबह जब उनके घर एंटर हुए अहलकार, तो मोहसिन बेग साहब और उनके घर वालों ने कहा कि सर्च वारंट दिखाएं। उनके पास सर्च वारंट नहीं थे, 1। सेकंड, उन्होंने कहा आप FIR दिखाएं, FIR नहीं थी। उन्होंने कहा लोकल पुलिस दिखाएं, लोकल पुलिस नहीं थी। वर्दी के बगैर वो अहलकार घर में एंटर हुए। ये 3-4 वाक़यात हो रहे हैं कि 9 बजे FIR लाहौर में दर्ज हो रही है और 9:30 बजे अहलकार इस्लामाबाद में आधे घंटे के अंदर घर में एंटर हो गए। और कोई इंक्वायरी, ये पुलिस का केस नहीं था, ये FIA का केस था, ये साइबर क्राइम का केस था। इसकी इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन होनी थी, उसके बाद लंबा चौड़ा 1। और सेकंड ये है कि गो कि मैं इसको सेकंड नहीं करता कि पिस्टल जिस तरीके से मोहसिन बेग साहब ने ये जर्नलिस्टों का काम नहीं होगा, लेकिन उनका लाइसेंस का, उसका लाइसेंस है, वो पिस्टल ज़ाहिर है उसको नहीं पता कि मुझे थ्रेट कॉल आ रही है, मुझे उठाया जाएगा, मुझे गोली मार दी जाएगी, मुझे कत्ल कर दिया जाए, मेरे साथ होगा क्या या मेरे घर वालों के साथ क्या होगा। तो उन्होंने असला अपने साथ रखा हुआ था जो कि लाइसेंस शुदा था यकीनन, और इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं हो सकता। देखिए मैसेज क्या है, असल देखना यह है कि ये वकूआ जो कि वर्स्ट वकूआ है इस्लामाबाद कैपिटल में, इससे पहले भी वाक़यात हुआ लेकिन ये भी इतना अच्छा वाक़या नहीं है। मोहसिन बेग साहब कौन है? ऑनलाइन एजेंसी के मालिक हैं, जर्नलिस्ट हैं, वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन रखने वाले शख्सियत हैं। इमरान खान साहब के साथ वो राइट हैंड के तौर पे काम करते रहे, आज से नहीं 12-13 से, अगर आप देखें 13 के इलेक्शन भी उनके साथ थे, इससे पहले भी मुशर्रफ के साथ थे, वो जरदारी साहब के साथ थे, उनके खिलाफ भी हुए। तो आज अगर वही मोहसिन बेग साहब कल तक इमरान खान साहब के मुखालफिन के साथ बात करता था तो मोहसिन बेग बहुत अच्छा जर्नलिस्ट था, आज उसने गवर्नमेंट पे अगर तनकीद शुरू कर दी तो बहुत बुरा, बल्कि एक दहशतगर्द जर्नलिस्ट बन गया। यानी एक अच्छे जर्नलिस्ट से एक आपसे ये बात ठीक है, ये भी तासुर पाया जा रहा है कि जब वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हुए हैं तो तभी ऐसी कार्रवाई हुई। लेकिन चलें इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बात करते रहे कि एक पाकिस्तान, हम कानून की हुक्मरानी हम ये चाहते हैं, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले मुतादिद दरख्वास्तें ख़वातीन सहाफ़ियों की भी हैं FIA में, वहाँ पर हमें ऐसी भुर्ती नज़र नहीं आती जहाँ पर ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए जाते हैं। सारी चीज़ें FIA कर सकता है, साइबर क्राइम है, उनके पास इख्तियार भी है, वसाइल भी हैं, लेकिन फिर ये तासुर आप ख़ुद दे देते हैं कि आपके अपने वज़ीर के ख़िलाफ़ हुआ,
दस्तावेज़ात के मुताबिक उस वज़ीर का असर रसूख तो साबित नहीं होता, लेकिन एक आपने फुर्ती तो दिखाई गैर मामूली, उससे तो ये तासुर हो गया ना कि आपके अपने लोगों के लिए कानून और हैं, इदारे मुतहरिक हो जाते हैं, लेकिन दीगर के ख़िलाफ़ होगा तो इदारे हरकत नहीं करेंगे। यानी आप रियासत मदीना की क्लेम करते हैं, आप कभी मगरबी जमहूरियत और यूके की मिसालें देते हैं, आप खुद जमहूरी वज़ीर आज़म के तौर पे इलेक्टेड वज़ीर आज़म यानी वोट ले के आने वाले वज़ीर आज़म हैं, ना आपका जमहूरी रवैया है जमहूरी लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ बात करते हैं, आपकी लैंग्वेज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं होती, आप सहाफ़ी यही सहाफ़ी यही पढ़े लिखे लोग, यही मिडिल क्लास, यही कॉलमिस्ट, इन्होंने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया कि इमरान खान साहब आएंगे तो शायद रिवायती पॉलिटिक्स से हट के हम पाकिस्तान को देख सकेंगे। क्या रिवायती पाकिस्तान के बाद जो आपने चेंज पाकिस्तान देखना था वो उसकी यही शक्ल? बिल्कुल, उसकी कोई भी जो झलक है नज़र नहीं आई। उम्मीद जिस तरह आपने कहा कि यही ज़ाहिर की जा रही थी कि मौजूदा हुकूमत जब आएगी तो हमें कोई अलग सियासत, मैसेज ये है कि हमारे खिलाफ जब भी आप बात करेंगे, और ये वतीरा तमाम सियासी जमातों का रहा है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी वही अमल दोहराया जा रहा है। दीगर भी मौज़ूआत के ऊपर नाज़रीन हम बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। जिस तरह से आवाम खासी परेशान नज़र आ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और तारीख़ी इजाफा हुआ है और आवाम ने इसको मुस्तरद भी किया है, वापस लेने की कीमतें बात कर रही है आवाम भी, और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इत्तेहादी भी काफ़ी हद तक नाला है महंगाई को ही लेकर के किस तरह से हम अपने आवाम में जाएंगे, वोट बैंक तमाम जो चीज़ें हैं वो लेंगे। इस हवाले से हमने देखा कि तरीन ग्रुप उनकी भी एक अहम बैठक होती है, काफली की भी इस्लामाबाद में अहम बैठक होती है, नो कॉन्फिडेंस के ऊपर भी बात की जाती है जो अपोजिशन बातें कर रही है। बेग साहब, आपको क्या लगता है कि एक तो महंगाई की वजह है, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है महंगाई का एक नुमाया उनसर रहा है, महंगाई कितना बड़ा चैलेंज होगा? बलदियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं, दावा ये भी है वज़ीर-ए-आज़म का कि हम जीत भी जाएंगे, इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए घबराने का वक्त शुरू हो चुका है? नहीं, बहुत टाइम से, बहुत वक्त हो गया है इसको घबराने का टाइम शुरू हो चुका है। यकीनन महंगाई बहुत ज़्यादा है और फिर जॉब्स ना होने के बराबर हैं। यूथ ने साथ दिया इमरान खान का, पीटीआई का। यूथ 3-3.5 साल से कहीं भी कोई नौकरी नहीं हो रही, उनकी जॉब्स नहीं है और बेरोज़गार है। हमारे यहाँ देहातों में भी अगर आप देख लें, डीजी खान सराय के इलाके में देखता हूँ, बच्चे 3-4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई एडवर्टीज़मेंट आती है कैंसिल हो जाती है, जॉब्स नहीं हो रहे। महंगाई का आप आलम ये देखें कि एक तो आपने यकदम आकर डॉलर को जितना ऊपर आप ले गए हैं, देखिए ये इतना डॉलर ऊपर ले जाने की वजह ये होती है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, हमारी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर हैं और डॉलर को हमने बहुत ऊपर ले गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने महंगाई को बाकायदा इनवाइट किया है, हमने दावत दी है कि महंगाई हमारे मुल्क में आए। और अभी तो मैं कहता हूँ हद हो गई है, ये 12 रुपये यकदम। पहले तो गवर्नमेंट ये कहा करती थी कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ गई, फलां चीज़ की कीमत बढ़ गई। अभी तो ये कीमत तेल की इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है, 3-4 रुपये हमारे लिहाज से कम हुई है। बजाय इसके कि हम इसको कम करते या उसी जगह पे रखते, हम 12 रुपये उसको ऊपर ले गए हैं। ये जो रशिया यूक्रेन का मामला हुआ है इसके बाद तो बढ़ी हैं आलमी सतह के ऊपर जो कीमतें हैं तेल की, थोड़ी सी बढ़ी थी, लेकिन आपने देखा कि 2-3 रोज़ से हम ये कह सकते हैं कि इस हद तक जिस तरह पाकिस्तान में हुई हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ना कि IMF की भी सिफारिशात थी कि आपने इतनी करनी है। यही बात है, असल में तो IMF की सिफारिशात को आगे लेकर जा रहे हैं। यूक्रेन का मामला तो यकीनन थोड़ा सा वो बड़ा था, अगर खुदा न खास्ता हमला हो जाता तो बहुत ज़्यादा शायद क्राइसिस होता दुनिया में, कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन वो विड्रॉ किया है, रशिया ने विड्रॉ किया है, काफ़ी हद तक मुज़ाकरात यूरोप के और रशिया के कामयाब रहे। उसके बाद तेल की कीमत कम हुई है। जिस दिन ये तेल की कीमतों को बढ़ा रहे थे उस दिन तेल की कीमतें कम हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई। तो इसके बावजूद आपने कीमतें बढ़ा दी। और फिर हर चीज़ आप देख लें, आप वेजिटेबल्स देख लें, आप फ्रूट देख लें, आप आटा देख लें, आप चीनी देख लें, आप कोई यूटिलिटी की चीज़ देख लें, हर चीज़ की कीमत ऊपर जा रही है। लेकिन हुकूमत ये भी तो कहती है ना, जो चैलेंजेस हमें मिले हैं वो किसी हुकूमत को भी नहीं मिले। कोविड एक आलमी सतह के ऊपर था जिसमें तमाम जिनकी मईशत जिन ममालिक की अच्छी थी वो भी मुतासर हुई हैं, तो हम तो पहले से खसारे में जा रहे थे।
मैं कहता हूँ कि किसी नहीं, पहले से खसारे में नहीं जा रहे थे। आप ये देखें कि नवाज शरीफ हुकूमत का तो ये दावा ना कि हम खसारे में जा रहे हैं। नहीं, आप देख लें उस वक्त जब नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट उस छोड़ी है, नून से पीटीआई को ट्रांसफ़र हुई है गवर्नमेंट, उस वक्त महंगाई का आलम आप देख लें और आज देख लें। पाकिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उस वक्त कहाँ पे जा रहे थे, आज कहाँ पे जा रहे हैं। आज सड़कों की चीज़ों की मेंटेनेंस तक नहीं हो रही है और उस वक्त बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे, देखिए कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये आपने 3 साल निकाल लिए उनको गालियां देते हुए, और लोग चूँकि हमारे सैडिस्ट हैं, हम किसी हद तक हमारी सोसाइटी नेगेटिव हो चुकी है, हमारे ऊपर जो अमल हुए हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं हुए, तो हम गालियां सुनना चाहते हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ बातें सुनना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पहले जाने वाली हुकूमतें बहुत साफ़ सुथरी हुकूमतें थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि लोगों से जाके पूछें, वो हुकूमतें इस हुकूमत से कई दर्जा ज़्यादा बेहतर हुकूमतें थीं। लोग ये समझते हैं। आज आप बल्दियात का इलेक्शन किस बात पे हुआ है? इसी महंगाई पे हुआ है, पिछली हुकूमतों को याद करके हुआ है। क्यों दिया गया वोट बाकी पीटीआई के अगेंस्ट, वोट बहुत ज़्यादा क्यों पड़ा है? ये बल्दियात का, जब ये इनका नारा होता था, अगर आपको याद है, कि बल्दियात को हम मॉडल इलेक्टोरल बनाएंगे। बल्दियात 3.5 साल हो गए हैं, तो आपने एक छोटा सा सेक्शन आके केपी में सिर्फ कराया है, उसके रिज़ल्ट आपने देख लिए। उसके बाद आप पंजाब में जुर्रत नहीं कर रहे कि इलेक्शन होने चाहिए। आप इलेक्शन कराएंगे तो आप रिज़ल्ट देख लेना। ये उसकी पहले वजह मरहले का तो ऐलान हो गया पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हो गया ऐलान, लेकिन अभी भी उसको आप देखना, इसको आगे पीछे करने की वज़ीर आज़म ने कोशिश कल करें। कह दिया स्टेटमेंट कि हम जीत जाएंगे। अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि ये जीत जाएं, इलेक्शन तो कराए ना। आप केपी में जीत गए हैं ना। आप जहाँ पे कहते हैं कि हमारा बेस कैंप है, वो केपी है ना। केपी में अगर आप जीत गए तो जहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि इलेक्शन आप कराएं, आप जीतें तो हम समझेंगे लोग आपसे बहुत खुश हैं। अभी आप कैमरा मैन आपका निकले, आप इनके साथ जाएं, लोगों से जाके पूछें ना मार्केटों में लोगों के साथ हाल क्या हो रहा है। नो कॉन्फिडेंस, अपोजिशन वाकई संजीदा है? मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा संजीदा है। इत्तेहादी इत्तेहादियों में से एक आधा ग्रुप, मैं ये समझता हूँ कि काफ के साथ किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि काफ के साथ किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उनका जो डिपेंडेंस है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन का, वो मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन ग्रुप, पीटीआई के अंदर के लोग जो नाराज़ ग्रुप हैं, नाराज़ लोग हैं, वो मेरे ख्याल में उन पे ज़्यादा बैट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि काफ के साथ किसी हद तक इनके अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। अगर कोई इन्होंने सॉलिड सॉल्यूशन काफ को दिया, ये बातचीत चल रही है, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल के मुताबिक हो सकता है और ये कामयाब भी हो सकती है। बिल्कुल कम। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा ऐसा हो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है, अपोजिशन और हुकूमत के इस वक्त के जो इत्तेहादी हैं, इनके पास ऐसा क्या फार्मूला है कि जो मौजूदा जो मुल्क के जो माशी बहरान है बकौल अपोजिशन के, वो ठीक कर लेंगे? नहीं, मैं कहता हूँ टाइम लगेगा, यकीनन टाइम लगेगा। इनके पास कोई फार्मूला नहीं होगा। गवर्नमेंट्स देखें, फिलहाल कोई फार्मूला नहीं। 2-3 चीज़ें हैं रज़ा साहब, जल्दी से, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पॉलिसीज़, अगर आपकी पॉलिसीज़ बेहतर हैं, अगर आपके टारगेट बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, तो आप अल्टीमेटली उसके रिजल्ट अचीव कर लेते हैं। ठीक है, सीनियर तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।